हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो ऑन स्टूडेंट डिमांड कहा कि सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो वैसे मैं युक्ति आधारित प्रश्न को ही कवर कर रहा था। तो वैसे तो हमने दो फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब हम सेकंड यूनिट या थर्ड यूनिट में आने वाले थे, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। देखिए, बहुत डिटेल वीडियो नहीं है, ये रिवीजन वीडियो है। तो आप रिवीजन पर्पज से इसको देखें। डिटेल के लिए तो आपके पास एनसीईआरटी या आपकी जो रेफरेंस या आपके जो नोट्स हैं उनको आप पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट रहेंगे। लेकिन शॉर्ट में जरूर मुझे आपको रिवीजन की शॉर्ट रिवीजन में कैसे पढ़ें, तो इसके लिए मैं शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना रहा हूं। तो जैसा कि आपको आपका जो अभी हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस देख रहे हैं युक्ति आधारित प्रश्न ही देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो पढ़ के अगर देखते हैं तो क्या दिखता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसका वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरण पथ का नामांकित चित्र। दो कंडीशन में हमें ये देखना है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जो कि डी कहते हैं हम इसको। और दूसरी कंडीशन जो है, जो जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तो दोनों कंडीशन में देखेंगे। और साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट जो इसमें है, फर्स्ट और सेकंड उसको लिखना है हमें। तो सेकंड पॉइंट जो है उसमें हमें देखना है अधिक आवर्धन क्षमता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होना चाहिए अगर हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। चलो वन बाय वन सारी चीजों को समझते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछिएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, तो पहला इसमें हम ये समझते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। तो अगर हम इसको पढ़ें तो ये क्या है, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए। आवर्धन का मतलब होता है कोई माइक्रो ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको हम मैग्नीफाइड करके देखना चाहते हैं। तो इसके लिए दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। मतलब दो अलग अलग लेंस हमें लेने होते हैं जिनकी पावर ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब अधिक पावर वाले होते हैं। तो उनको उसको हम बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो एक ऐसा कोई डिवाइस या युक्ति जिससे हम बहुत माइक्रो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख पाए, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड इसलिए किया कि हमें इसमें दो लेंसेज की जरूरत होगी। तो नामांकित रेखा चित्र या किरण पथ बनाते हैं, तो इसकी दो कंडीशन में हम नामांकित चित्र बनाते हैं। और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। तो देखो बच्चों, कैसे चित्र बनाना है, तो पहले तो हम क्या लेते हैं, दो लेंस ले लेते हैं। एक यहां पर एक लेंस लेते हैं और इसका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक लेंस लिया हमने, ठीक है। और यहां से हमने एक मुख्य अक्ष खींच ली, या थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखें, अच्छे से ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं बीचों बीच में से। ये बीचों बीच में से एक प्रिंसिपल एक्सिस अक्ष खींच ली, ठीक है। ये थोड़ा और इसको सीधा कर लेते हैं। ये लीजिएगा, मैंने एक प्रिंसिपल अक्ष खींच ली है, मुख्य अक्ष खींच ली है, इसमें एक लेंस लगा दिया है। और ये लेंस का नाम हमें लिखना है, तो इस लेंस को बोलते हैं अविदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे, अविदृश्यक लेंस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं, है ना। इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है इसको हमने बोल दिया है ओ। क्या बोल दिया है, ओ। यहां पर कोई इसका फोकस ले लेते हैं, एक फोकस यहां पर ले लेते हैं और इतना ही फोकस यहां पर ले लेते हैं। तो वस्तु को हमें कहां रखना होगा ये ध्यान रखना जरूरी है। तो वस्तु को यहां पर मैंने एफ ओ बोल दिया, ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसके फोकस को एफ ओ बोल दिया, तो यहां पर भी एफ ओ बोल दिया। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को ओ और एफ ओ के बीच में रख दिया तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करना पड़ेगा। मतलब इसका आभासी प्रतिबिंब किधर बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा, तो हमें दूसरा लेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इमेज इधर बनना चाहिए। इसलिए हम ऑब्जेक्ट को कहां लेंगे, एफओ के बियॉन्ड। ये लीजिए, हमने माना कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां पर हमने क्या ले लिया है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहां पर वस्तु क्या ले लिए, ए बी। अब इसमें हम रूल अप्लाई करते हैं, तो रूल अप्लाई करते हैं तो हमें रूल क्या मिलते हैं कि रे जो है
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर एक रेखा ली हमने, और आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन के बाद में ये रेखा किससे जाएगी, तो आपको भी पता है ये रेखा किससे जानी चाहिए, तो ये जानी चाहिए फोकस से। तो हमने ये फोकस से इमेज को मतलब रे को पास कर दिया। दूसरा रूल क्या बोलता है, डायरेक्ट रे किस पर इंसिडेंट करना है बच्चों, तो डायरेक्ट अगर हम रे को इंसिडेंट कर रहे हैं किस पर, ऑप्टिकल सेंटर पर। जब ऑप्टिकल सेंटर पर हम रे को इंसिडेंट करते हैं तो ये रे किससे पास होकर जाती है, ये जाती है आपके ऑप्टिकल सेंटर से बिना कोई बेंड हुए हुए। और अगर ये बिना बेंड हुए मिलती है तो हमें यहां पर एक ऑब्जेक्ट इमेज मिल जाता है। ये ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाती है रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए ये रियल एंड इन्वर्टेड एक इमेज मिल गई है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल गई है। लेकिन ये कैसी मिली है, इन्वर्टेड मिली है, तो इसमें हमने नाम दे दिया बी डेस, और क्या दे दिया बच्चों, ए डेस। तो ये हमारा अविदृश्य का काम हो गया यहां पर। अब हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं, एक अब हमें लेंस लेना है जिसको हम बोलते हैं नेत्रिका। नेत्रिका की थोड़ी साइज हमें बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट बना है वो कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। देखिए इसके लिए जो दूसरे नेत्रिका के लिए ये कैसा ऑब्जेक्ट की तरह वहां बिहेव करेगा, तो इसको हम नाम भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस या नेत्रिका, आईपीस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईपीस। तो अब जब हम फिर से ये रूल लगाते हैं तो यहां आपको पता होना चाहिए, यहां को फिर हम क्या बोलते हैं, आईपीस बोलते हैं, मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर को ई से डिनोट करते हैं। यहां पर चाहे तो एक लाइन और खींच लें आप, ये हो गया, ये लीजिएगा। अब इसके बाद में हमारा रूल क्या कहता है, तो रूल फिर से हमने अगर बोले कि एक डायरेक्ट रे किससे इंसिडेंट कर दो, एक डायरेक्ट रे आप इंसिडेंट कर दो ई से। ये डायरेक्ट रे हमने किससे इंसिडेंट कर दी, ई से कर दी, तो रे के लिए एरो बना दीजिएगा। और दूसरा रूल फिर से हम इसमें अगर यूज करते हैं तो दूसरा रूल हमारा ये होता है कि हम क्या करें, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लें। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिएगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब आपको क्या है, कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाते हैं और इसको भी, ये वाली जो रे है इसको पीछे बढ़ाते हैं, है ना, इसको पीछे बढ़ाते हैं, और इससे जो बनेगी इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे ये यहां से कहीं से पास होकर जाना चाहिए इधर आगे से, लेकिन जब हम इसको पीछे लाएं तो ये इमेज कहीं ना कहीं हमारी, थोड़ा सा डायग्राम इसको क्लियर करना पड़ेगा आपको, है ना। चलो मैं इसको थोड़ा सही करता हूं। देखिएगा ये जब आप इसको बैक साइड लाते हैं, कहां लाते हैं, बैक साइड लाते हैं। जैसे इसको ये बैक साइड आप ला रहे हैं तो ऐसे बैक साइड लाएं कि ये पीछे कहीं ना कहीं मिले और इमेज बनाए। जैसे इसको भी ये बैक साइड आप ला रहे हैं तो ये दोनों मिल जाएं कहीं पर और दोनों मिलकर एक फाइनल इमेज बनाएं। जैसे इसको ये आगे ले गए तो ये यहां कहीं इमेज बन गई है, ठीक है। ये इमेज कैसी होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए। तो यहां से जहां से आपका ये, जहां से ये रे आगे जानी चाहिए तो ये इसको हम बोलते हैं एफ ई। अगर राइट साइड इतना है तो नियर अबाउट लेफ्ट साइड भी ये इतना ही होना चाहिए, यहां कहीं एफ ई आएगा, एफ ई आएगा। कोई समस्या बेटा यहां तक, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से दें, ये आपकी, ये हम एरो जरूर लगाएं, किरण की बात करें, ये आपका रे डायग्राम हो गया है किसका, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो इसको यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे बस प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम वी ओ बोलते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसके लिए हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जिसको माइनस यू ओ बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में साथ ही साथ में लिखा हुआ है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हम कहां से कहां तक करेंगे, तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई वी ओ मतलब यहां से यहां तक, और यू ई मतलब यहां तक, है ना। दोनों को जोड़ देते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो इन दोनों के बीच की नली आ जाएंगी। तो ये किस कंडीशन में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।
ये चित्र समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अभी किस पर बना, स्पर्श दृष्टि पर बना था, डी पर बना था। अच्छा, स्पर्श दृष्टि की बात करें तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हम बोल देते हैं डी। क्या बोल देते हैं, डी। यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हमने बोल दिया है डी। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। तो हमने एक लेंस ये ले लिया है, जैसा कि पहले भी बनाया था वैसा ही। ये एफओ था, ये एफओ था, वस्तु को यहां पर रखा था, ये ऐसा रखा था, ये रे ऐसे गई थी, ये डायरेक्ट इंसिडेंट हुआ था, इमेज यहां पर बन गई थी। और यहां पर इसको हमने इमेज को क्या बोल दिया था, बी डैश ए डैश। अब लेंस को हमने फिर से यहां पर नेत्रिका को रखेंगे, लेकिन इस बार हमें ये याद रखना है, इस बार हमें ये याद रखना है यहां पर आईपीस से ये याद रखना कि रे पीछे हमें मिलती हुई नहीं दिखे। मतलब ये रूल अगर यहां लें तो ये आपस में कैसे दिखे, हमें पैरेलल दिखे और अनंत पर इमेज बनने का चांस हो। तो ऐसे को हम बोलेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। ये आपतित किरण हो गई, ये इस एरो जरूर बनाइएगा। ये पहले का प्रतिबिंब हो गया, ये इस टाइप से। तो यहां पर ये क्या हो गया, एफई हो गया। लेकिन इस कंडीशन में जो ये एफओ था, है ना, ये एफओ था, यहां पर जो वी ओ बना था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, वी ओ थी। और उसी कंडीशन में ये यहां पर हो जाएगा एफ ई। मतलब नेत्रिका के लिए ये फोकस है, और फोकस पर जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, अनंत पर बनता है, जैसा कि आपको रूल में भी पता है। यहां से आप देख सकते हैं तो यहां पर आप आई बना सकते हैं, तो ये आपको कहां पर दिखेगी इमेज, अनंत पर दिखेगी। ठीक है, नेत्रिका से आप देखते हैं। आई होप दोनों चित्र समझ में आए हैं। मतलब कुल मिला के चित्र बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें ये रे यहां पर मिल रही है, इसी को, ये वाले फोकस को ये इस पर ले आना है, ये वाले फोकस को यहां पर लगाना है, तो ये रेज आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो वो अंतिम कहां पर बन जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। बन गया। अच्छा, इसी केस में मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, उसी केस में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या हो जाएगी, तो वही वी ओ प्लस एफी, वही कॉन्सेप्ट है। जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है एफी बोल देंगे, और वी ओ तो वही है, तो वही कॉन्सेप्ट है। नली की लंबाई अगर पूछे तो ये हमारा सूत्र आ गया। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर या आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता की बात अगर हम करें तो इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक तो सूत्र यही है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और डिवाइड में क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का निर्मित दर्शन कोण। लेकिन इसको करते हैं तो बहुत बड़ा सा डेरिवेशन जाता है, लेकिन हम इसको समझने के, या फिर इसको गणितीय रूप में लिखें तो ये वाला लिख लीजिएगा। अगर परिभाषा पूछ ले तो फिर सिर्फ इतना लिखोगे चलेगा। अदरवाइज इसका सबसे अच्छा तरीका है इसको डिफाइन करने का कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अविदृश्यक की आवर्धन और नेत्रिका की आवर्धन का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये अविदृश्यक का आवर्धन है, अविदृश्यक का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का, अविदृश्यक का आवर्धन। और बच्चों ये किसका है, ये नेत्रिका का आवर्धन है। तो अगर सिंपल सी बात कहें, कैसे परिभाषित कर सकते हैं आवर्धन क्षमता किसकी, आप बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तो आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो अविदृश्यक की आवर्धन गुणा नेत्रिका की आवर्धन को ही हम बोलेंगे आवर्धन क्षमता किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। जैसा कि अगर आपको पता है, यहां पर अगर मैं लिखूं तो आवर्धन की क्षमता, आवर्धन किसका, अविदृश्यक का। तो अविदृश्यक मेरे लिए क्या है यहां पर, तो इधर देखिए, अगर हम डायग्राम को वापस करें या यहीं पर देखें तो ये अविदृश्यक है। तो यहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को यू ओ बोलेंगे, तो इसी को क्या बोल सकते हैं, वी ओ अपॉन यू ओ। लेकिन ये साइन कन्वेंशन के लिए क्या जाएगा, माइनस। यहां तक समझ में आया। ये किसका आ गया, अविदृश्यक का आ गया है। तो इसी को मैं आगे लिखूं, इसी को क्या लिखूं, आगे लिखूं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ। अभी सिर्फ एमओ की वैल्यू रखी है, मतलब ऑब्जेक्टिव की रखी है, एमई क्या देखते हैं। तो अगर मैं इधर चित्र को देखूं अच्छे से, देखिए बेटा, यहां पर ये वस्तु के जैसा बिहेव कर रहा है, किसके जैसा बिहेव कर रहा है, वस्तु के जैसा, और ये यहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन यहां पर नेत्रिका किसके जैसा बिहेव कर रहा है, नेत्रिका पूरे के पूरे सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार कर रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि
चूंकि नेत्रिका सरल सूक्ष्म दर्शी की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? तो नेत्रिका की भांति व्यवहार करता है। नेत्रिका की भांति व्यवहार, नेत्रिका किसकी भांति व्यवहार करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का हमें पता है सूत्र, एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारे पास नेत्रिका का आवर्धन आ जाएगा। तो नेत्रिका, ये अविदृश्यक का आवर्धन हो गया, ये किसका आ गया? नेत्रिका का। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेत्रिका का आवर्धन 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है किसका? अविदृश्यक नेत्रिका का, अगर कहें तो किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का सूत्र, फाइनल सूत्र ये आ जाता है। लेकिन हम दो कंडीशन में अगर इसको बात करें कि पहली कंडीशन की बात करें कि इस केस में मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब किस पर बने? अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यहां पर जो आवर्धन आ जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वो हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू, और ये जो हमने लिखा वही का वही 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ जाता है जब किस पर बने? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। लेकिन अगर मैं इसको अनंत के लिए, ये सूत्र को अगर अनंत के लिए बोलूं तो इसमें से 1 हट जाता है, मतलब ये एम का मान कितना आ जाता है? माइनस वी ओ अपॉन यू, और यहां पर आ जाएगा डी अपॉन एफ। ऐसे करके हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन मिल जाते हैं, है ना। अगर कहीं किसी स्पेशल के लिए नहीं पूछे तो आप यही का यही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है उसका आवर्धन सूत्र जो है वही लगाना है, और ये दूसरा जो लेंस है नेत्रिका वो सरल सूक्ष्मदर्शी का सूत्र लगा देना है डायरेक्ट, तो ये मिल गया। और अलग अलग कंडीशन में पूछे, जैसे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो इसमें से 1 हट जाएगा, और जब किस पर बने? जब आपका अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो ये एक्सप्रेशन, मतलब जो हमने अभी लिखा है वही का वही, सिर्फ ये डिफरेंस है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको और समझ लेते हैं। अधिक आवर्धन क्षमता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम आवर्धन क्षमता बढ़ाने चाहें किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमने यहां पर एक पॉइंट भी लिखा है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अगर बोले अधिक आवर्धन क्षमता के लिए आवश्यक प्रतिबंध या शर्तें, लेकिन किसके लिए हम बात कर रहे हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमारे पास एक्सप्रेशन तो है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, अगर मैं यहां से सूत्र से देखूं तो नेत्रिका की फोकस दूरी कम से कम होनी चाहिए, मतलब उसकी शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, तो आप आवर्धन बढ़ा सकते हो क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ रहा है। फिर भी ये पॉइंट वाइज देखें तो अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। वैसे तो दोनों लेंस की कम होना चाहिए, लेकिन अविदृश्यक की फोकस दूरी कम होना चाहिए, और साथ ही साथ नेत्रिका की फोकस दूरी भी कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसे सिंपल में अगर बात करें तो एफई की फोकस दूरी ज्यादा होनी चाहिए एफओ से। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो दोनों की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देखें तो सूक्ष्मदर्शी नली की लंबाई अधिक होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें कि अगर यहां अविदृश्यक है और यहां नेत्रिका है तो इसकी लंबाई को और बड़ा होना चाहिए, या फिर जो हमने एक लंबाई वाला सूत्र लिया वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 पॉइंट अगर हम थ्योरी में समझे तो अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होना चाहिए, नेत्रिका की फोकस दूरी भी कम होना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी की नली अधिक होनी चाहिए। चलो एक बार और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको यहां पर स्लाइड दिखा देता हूं। यस, ओके, चलिए, थैंक यू।